हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये जो यूट्यूब वीडियो है, आज का जो यूट्यूब लेक्चर है, ये थोड़ा सा अलग है। जनरली मैं टॉपिक्स के ऊपर पढ़ाता हूँ, कोई ना कोई रिक्वेस्ट जो आपकी टॉपिक की आती है मेरे चैनल के ऊपर, मैं उसके ऊपर पढ़ाता हूँ, मैनेजमेंट के लेक्चर्स के ऊपर पढ़ाता हूँ। बट आज का ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, इसका मुद्दा कुछ अलग है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने, बहुत सारे कॉलेजेस ने ओपन बुक एग्जाम्स अनाउंस कर दिए हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि ओपन बुक एग्जाम्स क्या होते हैं और उसमें एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाता है और एग्जाम में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो आज का ये पूरा वीडियो मेरा उसी के ऊपर डेडिकेटेड है कि ओपन एग्जाम्स क्या होते हैं, उनका फॉर्मेट्स क्या होता है, उसमें क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, बिकॉज मैंने बहुत सारे ओपन बुक एग्जाम्स दिए हैं। तो मुझे लगा कि ये एक करेक्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं आपको बता सकूं कि ओपन बुक एग्जाम्स का पर्पस क्या होता है और बेसिकली इसको कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा और आई होप आप एंजॉय भी करेंगे। तो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले आज हम फॉर्मेट्स के बारे में बात करेंगे कि ओपन बुक का जो एग्जाम होता है इसको कितने तरह के फॉर्मेट्स में कंडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई फॉर्मेट आपका कॉलेज भी डेफिनेटली फॉलो करेगा फॉर कंडक्टिंग दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स। तो जो सबसे पहला फॉर्मेट है, फॉर्मेट नंबर 1, यहां पे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर देती है जिस भी दिन आपका एग्जाम है। फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम 10th जुलाई को है, तो 10th जुलाई के दिन जिस टाइम पे आपको एग्जाम लिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 2 o'clock आपका एग्जाम है या 12 o'clock आपका एग्जाम है, तो उस टाइम पे आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। और क्वेश्चन पेपर को लेने के बाद आप उसको होम लोकेशन पे, जहां पर भी अभी आप रह रहे हैं, आप अपने घर पे या कहीं पर भी, अगर आप जहां पर भी अभी पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट होंगे, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप अपने होम लोकेशन से उस क्वेश्चन पेपर को एक्सेस करेंगे थ्रू इंटरनेट। और एक्सेस करने के बाद आप उस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को सॉल्व करेंगे ऑन अ पेपर, और आप अपने पेपर पे उसको सॉल्व करने के बाद आप उसको सबमिट कर देंगे वापस। और उस पूरे प्रोसेस में आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, मतलब आप बुक्स भी यूज कर सकते हैं, आप इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं, आप अपने नोट्स भी यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपको आंसर लिखने में हेल्प करेगा। तो ऑब्वियसली ये एक पहला तरीका है एग्जाम लेने का कि आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर अंदर आपको अपने आंसर्स को लिखना पड़ेगा। और आंसर्स को लिखने के बाद आप उसको वर्ड फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में वापस कॉलेज को और यूनिवर्सिटी को सबमिट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट 1। फॉर्मेट 1 के बाद हमारे पास सेकंड फॉर्मेट होता है ओपन बुक एग्जाम का, जहां पर कि हम स्टूडेंट्स को केस स्टडीज प्रोवाइड करते हैं, कि यहां पर क्वेश्चंस आपको नहीं मिलते बल्कि केस स्टडीज मिलती हैं, और आप उन केस स्टडीज को सॉल्व करते हैं जैसे कि पहले वाले फॉर्मेट में आप कर रहे थे, उसी तरीके से उन केस स्टडीज के साथ कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और ये सिर्फ मैनेजमेंट पेपर्स की मैं बात कर रहा हूं। ये केस स्टडी वाला जो फॉर्मेट है ये सिर्फ मेनली मैनेजमेंट पेपर्स के साथ यूज होता है। हो सकता है अगर आपका मैथ्स का पेपर है तो वो फॉर्मेट 1 ही बेटर होगा वहां पे, तो फॉर्मेट 2 वहां पे यूज नहीं होगा। अगर आपका मैनेजमेंट का पेपर है किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, तो ऑब्वियसली वहां पर आपको केस स्टडीज भी मिल सकती हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको केस को पढ़ना है, एनालाइज करना है, सॉल्व करना है, उन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है और फिर उसी तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट में या वर्ड फॉर्मेट में आपको सबमिट कर देना है टू द यूनिवर्सिटी। जो तीसरा फॉर्मेट है दैट इज फॉर्मेट 3। फॉर्मेट 3 में क्या होता है, वो एमसीक्यू एग्जाम्स होते हैं, बेसिकली मोर लाइक ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही उसके आंसर्स भी, लाइक आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही एग्जाम दें, या कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया जाए और आपको आंसर्स लिखना पड़े। तो ये तीनों ही फॉर्मेट्स यूज किए जा सकते हैं। जनरली वैसे जहां तक मेरा समझना है कि अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कर रही है तो वहां पे एमसीक्यूज होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। फॉर्मेट 1 या फॉर्मेट 2 में से ही कुछ ना कुछ होगा। फॉर्मेट 1 इज मोस्ट लाइकली, क्योंकि ज्यादातर ओपन बुक एग्जाम जो मैंने भी दिए हैं वो फॉर्मेट 1 बेस्ड थे। ठीक है, अब इस ओपन बुक सिस्टम में क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें अच्छा क्या है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, क्योंकि ये बहुत समझना जरूरी है। क्योंकि ओपन बुक समझने का मतलब स्टूडेंट ये समझ लेता है कि जब बुक हमारे पास है तो फिर एग्जाम से क्या डरना, ये एक कहीं ना कहीं स्टूडेंट के माइंड में नोशन आ जाता है। बट यहां पे मैं आपको इसकी अच्छी और बुरी बातें बताना चाहूंगा। तो पहले कुछ अच्छी बातों के बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली जो पहली अच्छी बात है वो ये है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास व्हाट्सएप पे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके साथ ऐसे बहुत सारे हेल्पिंग ग्रुप्स हो सकते हैं जो आपकी मदद करें। और ऑफ कोर्स गूगल देवता तो है ही है आपके पास, आप मोबाइल पे गूगल खोल सकते हैं, आप सारे आंसर्स को गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके पास, सबसे बड़ा फायदा जो है वो यही आपके पास है कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये है। सेकेंड चीज ये कि आप कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि एग्जाम के रूम का जो प्रेशर होता है वो इतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता। क्योंकि जनरली जब एग्जाम रूम में जाते हैं तो वहां बहुत प्रेशर होता है, बट जब हम अपने घर से एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उतना ज्यादा आप प्रेशर फील नहीं करेंगे, आप कंफर्टेबल रहेंगे, आराम से बेड पे बैठ के एग्जाम दे सकते हैं।
तो ये एक और फायदा होता है। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट यहां पर आपको देखने को मिलता है, दैट बेनिफिट इज दैट स्टूडेंट फील्स वेरी रिलैक्स्ड एज दे डोंट हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको बहुत सारी चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे इक्वेशंस, बहुत सारे डेरिवेशंस आपको ऑलरेडी बुक में मिल जाएंगे और आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं वाइल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो इसलिए आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो भी एक प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहता कि अगर हम कुछ भूल जाएंगे तो क्या होगा। सो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग अबाउट ओपन बुक एग्जाम। अब कुछ बैड थिंग्स के बारे में बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है दैट स्टूडेंट जनरली गेट लेस टाइम एज कंपेयर टू द रेगुलर एग्जाम। अब अगर रेगुलर एग्जाम 3 घंटे का होता है या 2.5 घंटे का होता है, तो यहां पर आपको सिर्फ 1.5 घंटे या 2 घंटे ही देखने को मिलेंगे फॉर द एग्जामिनेशन। इसका मतलब टाइम आपके लिए कम कर दिया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आपके ऊपर थोड़ा सा एक्सेसिव प्रेशर हो जाता है, बिकॉज आपको कम टाइम में उतने ही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करने होते हैं। The second thing is teacher also know that this is an open book exam, so the questions will never be straightforward. एक और जो नुकसान होता है कि जनरली जो रेगुलर एग्जाम्स होते हैं उसमें हम क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी देते हैं, हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी देते हैं, जहां पर कि स्टूडेंट को वो चीज याद है या नहीं है वो चीज चेक किया जाता है। बट यहाँ पर चूंकि ओपन बुक एग्जाम होगा तो टीचर को भी ये बात पता है कि स्टूडेंट के पास सारे रिसोर्सेज हैं और वो उसको एक्सेस करने की कोशिश भी करेगा या करेगा भी। सो इन दैट सिचुएशन जो मेजर एक प्रॉब्लम आ जाती है वो कि पेपर भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा थोड़ा एनालिटिकल बेस्ड पेपर आएगा, सो दैट कि आपको इतनी आसानी से रिसोर्सेज में उसका आंसर ना मिले। तो ये कुछ अच्छी और बुरी बातें हैं इसके बारे में। अब सवाल उठता है कि इस तरह के एग्जाम्स के लिए हम तैयारी कैसे करें, वो एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहली चीज ये है कि यहां पर मैं जो सबसे बड़े मिस्टेक के बारे में आपको बताना चाहता हूं, स्टूडेंट को ये लगता है कि जो बुक्स हैं वो यहां पर उनके फ्रेंड्स हैं। लाइक ओपन बुक एग्जाम में सबको ये लगता है कि बुक हमारे पास है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, बुक इज द बेस्ट फ्रेंड राइट नाउ। बट मैं आपको एक सच बात बता रहा हूं फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, बुक जो है वो सबसे बड़ा कर्स है इस ओपन बुक एग्जाम का। क्योंकि जब आप बुक्स लेकर बैठेंगे ना एग्जाम में, तो आप इस चीज को फील करेंगे कि आपका बहुत टाइम तो बुक्स में ही वेस्ट हो जाता है रादर देन थिंकिंग। जब हम रेगुलर एग्जाम्स देते हैं तो वहां पर हम अपने दिमाग पे प्रेशर डालते हैं फॉर लुकिंग फॉर आंसर्स। बट यहां पे क्या होगा कि आप बुक्स में अपने आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप में से काफी लोग हो सकता है तैयारी भी ना करें ये सोच करके कि बुक हमारे पास है, बट मैं आपको सच बता रहा हूं, ट्रस्ट माय वर्ड्स, बुक यहां पर आपका दोस्त नहीं होता, बुक बहुत बड़ा दुश्मन साबित होता है, क्योंकि अब वो आपका बहुत टाइम वेस्ट कराता है। सेकेंड थिंग इज यहां पर आंसर भी वही सर्च कर सकता है जिसको एग्जैक्टली बुक में पता है कि कौन सी चीज कहां पर है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए अगर आप किसी बुक से पढ़ते हैं या किसी बुक से तैयारी करते हैं तो उस पर टैग्स लगाना मत भूलें। ओपन एग्जाम के लिए एक अच्छी बात ये होती है, एक ट्रिक होता है कि आप टैग्स लगा लें कि कौन सा चैप्टर कहां पर है, उसका टैग लगा हुआ है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक कहां पर है, कौन सी थ्योरी कहां पर है, कौन सा इक्वेशन कहां पर है। तो उसका एक टैग लगा कर अगर अपने बुक्स में आप लगा के रखेंगे तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे आपको सारे पेज नहीं खोलने पड़ेंगे, आप सिर्फ टैग को पलटोगे और सीधा उस पेज पे चले जाओगे जहां से आपको उसको एक्सेस करना है, उस मटेरियल को। कवर द होल सिलेबस, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि सिलेबस को सारा जरूर कवर करें। जो भी यूनिवर्सिटी आपको सिलेबस दे रही है या आपको टीचर कोई सिलेबस बता रहा है तो फॉलो दैट होल सिलेबस, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम्स कभी भी बहुत इजीली डिजाइन नहीं किए जाते या इजी डिजाइन पेपर नहीं होता। पेपर हमेशा, मैंने आपको जैसा बताया भी कि पेपर एनालिटिकल होगा, पेपर आपके अच्छे खासे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को चेक करेगा। तो इन दैट सिचुएशन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आप सिलेबस को अच्छे से कवर कर ले, सो दैट कि आप कॉन्फिडेंट रहें, कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट इज क्रिस्प नोट्स बनाएं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुक से बेटर होगा कि ओपन नोट्स एग्जाम दे। दैट मीन्स ओपन नोट्स का मतलब है कि प्रिपेयर करते समय अच्छे खासे नोट्स तैयार कर लें अपने, जो कि हार्डली 20-25 पेजेस में होंगे और उसमें आपका बहुत टाइम बचेगा, उसमें आपका बहुत एनर्जी बचेगी। अदरवाइज आप बुक्स में सर्च करते करते अपना टाइम वेस्ट कर देंगे एंड दैट मे नॉट हेल्प यू वाइल एग्जाम्स। क्वेश्चंस ज्यादातर अप्लाइड होंगे। अप्लाइड का मतलब ये होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चन हमेशा एनालिटिकल बेस्ड होंगे। आपके थिंकिंग के ऊपर आपको फोकस करना है और राइटिंग के ऊपर फोकस करना है, रादर देन कि आप सर्च करते रहें और रिलाई करते रहें लोगों के ऊपर। हमें से काफी लोग दूसरों पर रिलाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को हमने पहले से बोल रखा है कि मेरा इस डेट को एग्जाम होगा, प्लीज मेरी हेल्प करें। वो आपका कोई सीनियर है, कोई टीचर है। मैं सच बता रहा हूँ, ऑन दैट पर्टिकुलर स्पॉट हो सकता है कोई भी आपकी उतनी ज्यादा मदद ना कर पाए। उससे बेटर है आप अपने नोट्स के साथ चलें, अपने रिसोर्सेज के साथ चलें, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ चलें, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी उसी से। अब ड्यूरिंग एग्जाम्स क्या चीजों का ध्यान रखना है? पहला चीज तो ये कि अपने टाइम का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि टाइम आपको 1.5 या 2 घंटे ही मिले हैं, तो ऑब्वियसली आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो यू नीड टू राइट वेरी फास्ट रादर देन ओनली सर्चिंग हियर एंड देयर। डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू हेल्प यू,
बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प की उम्मीद ना रखें ड्यूरिंग एग्जाम्स, क्योंकि जितने भी लोग आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बैचमेट्स हैं, वो सभी लोग उसी एग्जाम को दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अपना लिखेंगे या आपकी हेल्प करेंगे। डोंट रिलाई ऑन टू मेनी सोर्सेज, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत ज्यादा सोर्सेज या रिसोर्सेज के ऊपर ना जाएं, क्योंकि फॉर एग्जांपल कि आपने कोई टॉपिक पे क्वेश्चन आया है, आपने उसको गूगल पे सर्च कर लिया, अब गूगल ने तो आपको बहुत लंबी लंबी लिस्ट दे दी, अब उसमें से कौन सा सर्च लिंक जो है वो आपको एग्जैक्ट सही आंसर बताएगा ये आपको भी नहीं पता है, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट निकल जाएगा इसी बात को समझने में कि कौन सा लिंक अच्छा है, कौन सा लिंक पुअर है। तो बहुत ज्यादा रिलाई ना करें उन चीजों पर। एक चीज और, जब आप अपने पीडीएफ को कन्वर्ट कर रहे होंगे, मान लो आपने हैंडराइटिंग से लिखा है और अगर आप उसकी फोटोज को खींचकर उसको पीडीएफ या वर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फोटोज अच्छे से लें, ध्यान से लें, ताकि वो रीडेबल हो, फोकस करके लें, सो दैट कि प्रॉपर पेपर आपका सबमिट हो पाए। क्योंकि कई बार हम क्या होता है, हम फोटो खींच के डाल देते हैं और फिर वो प्रॉपर अगर सबमिटेड नहीं होगा तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, और फिर पता नहीं यूनिवर्सिटी आपको दोबारा कंसिडर करेगी या नहीं करेगी। तो इन चीजों का ध्यान रखें ड्यूरिंग एग्जाम्स। लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मेट 2। अब फॉर्मेट 1 तो मैंने आपको काफी समझा दिया, फॉर्मेट 2 भी काफी वैसे फॉर्मेट 1 से सिमिलर है। यहां पर आपको केस स्टडी दी जाती है। अब जब केस स्टडी आपको मिल जाए तो सबसे पहले रीड द केस केयरफुली केस को ध्यान से पढ़ें एंड कोशिश करें कि जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, उन चीजों को हाईलाइट करें, जितने भी फैक्ट्स गिवन है उस केस में उसको भी हाईलाइट करें, सो दैट कि आपको केस को लिखते समय, उसके आंसर्स को लिखते समय आपको काफी हेल्प मिल जाए। केस स्टडीज आर नॉट लाइक कॉम्प्रीहेंशन। यहां पर मैं एक बात और बता दूं, केस स्टडी कॉम्प्रीहेंशन जैसा नहीं होता कि आप कॉम्प्रीहेंशन की तरह उसको सॉल्व कर रहे हैं जैसे हम इंग्लिश में किया करते थे कि समरी में से आंसर ढूंढ करके लिख दिया। वो काम नहीं करते हम केस स्टडी में। तो केस स्टडी में हम करते क्या है, तो केस स्टडी हमेशा एक प्रॉब्लम के अराउंड घूमती है। तो पहले तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम क्या है केस की, और राइट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए बाद जो सॉल्यूशन में जो क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आंसर करें। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जितनी भी चीज हमने थ्योरी में पढ़ी हुई है उस थ्योरी को कंसेप्ट केस स्टडीज के साथ लिंक करने की कोशिश करें, उसके कंसेप्ट को लिंक करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो ऑब्वियसली यू विल फेच मोर मार्क्स एज कंपेयर टू जस्ट राइटिंग आंसर्स। डोंट रिपीट लाइंस फ्रॉम द केस। एक और चीज जो गलती स्टूडेंट करता है कि वो केस की लाइंस को ही आंसर में रिपीट करने लग जाता है, उसको केस एनालाइजिंग नहीं कहते। तो अगर आपको केस को एनालाइज करना है तो ऑब्वियसली आपको अपने थिंकिंग प्रोसेस को रन करना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि केस कौन से चैप्टर, कौन से कंसेप्ट से आया है, और फिर उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली आपको उस आंसर्स को परस्यू करना पड़ेगा। और इसका सिंपल सा प्रोसेस है, पहले रीड द केस, फिर एनालाइज करें केस क्या है, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, सॉल्यूशंस लिखें और कंसेप्ट्स के साथ उसको लिंक करें। इन 5 चीजों का ध्यान रखें फॉर्मेट 2 में। लेट्स कम डाउन टू द फॉर्मेट 3। अगर आपकी कॉलेज एमसीक्यूज करा रहा है तो वहां पे हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, यहां पर मोस्टली टाइमर का इस्तेमाल होता है। टाइमर का मतलब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो सामने में टिक 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 टाइमर चलता रहेगा, तो उस टाइमर से काफी प्रेशर क्रिएट हो जाता है आपके ऊपर कि एमसीक्यूज हम कैसे अटेम्प्ट करें। क्वेश्चंस काफी रैंडमाइज भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल कि हम चीटिंग के मूड में हैं और चीटिंग करने के मूड में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर किसी से पूछ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर किसी ने आपको ए बताया, बट हो सकता है कि उसके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है और जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है वो बिल्कुल अलग अलग है, तो इसलिए आंसर्स अलग अलग होंगे और ऑब्वियसली वहां पर गलती हो जाएगी। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एरर्स इन एमसीक्यू पेपर्स। इन डेप्थ स्टडी करके जाएं क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक होता है। ये सब्जेक्टिव आंसर नहीं है कि आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में या तो आप बिल्कुल सही होते हैं या आप बिल्कुल गलत होते हैं, और मैक्सिमम लोगों ने कभी ना कभी एमसीक्यूज एग्जाम दिया है तो उनको पता ही होता है कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह होता है तो ऑब्वियसली प्रेशर काफी हाई हो जाता है अगर आप एमसीक्यूज एग्जाम दे रहे हैं। प्लस मोर इंपॉर्टेंटली नेगेटिव मार्क्स भी यहाँ पर हो सकते हैं क्योंकि रॉन्ग अटेम्प्ट्स के, खासकर क्योंकि चीटिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दैट इज वाई नेगेटिव मार्क्स भी यहाँ पे रखा जा सकता है। एंड जनरली वैसे मुझे जैसा लगता है कि अभी चूंकि टेक्नोलॉजी पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और सभी लोगों का इंटरनेट कनेक्शन एक जैसा ही चले या एक रफ्तार से चले, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा मोस्ट प्रॉबली। तो जहां तक मेरी समझ कहती है कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स होने के चांसेस कम है। ओपन बुक में ज़्यादातर जो फॉर्मेट 1 है या फॉर्मेट 2 है, इन दोनों में से ही कोई फॉर्मेट कॉलेज फॉलो करने की कोशिश करेगा। वो उनके लिए भी कंफर्टेबल है और आपके लिए भी कंफर्टेबल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन बुक एग्जाम क्या होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अपने एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपका आंसर करने का जरूर कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। विल मीटिंग इन द नेक्स्ट वन वेरी सून।